दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और राज्य व्यवस्था की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। बस मैं आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ रिकैप कराना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था पॉलिटी राज्य व्यवस्था तो मैंने आपको बताया था कि संविधान के कितने अंग हैं, संविधान का प्रारूप क्या है। ये सारी बातें मैं अपनी पिछली वीडियोज में कर चुका हूँ, पर क्योंकि आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होना है दोस्तों, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करूंगा। आइए देखते हैं कि टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि किसी भी देश के संविधान को चलाने के लिए या किसी भी देश की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए उसके 3 अंग होते हैं जो उसके देश को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, या तो उसको बहुत ही बेहतर बना देंगे या तो उसे गर्त में ले जाके रख देंगे। तो किसी भी देश की व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभालने के लिए, चलाने के लिए संविधान के 3 प्रारूपों को तय किया गया है, 3 अंगों को तय किया गया है। पहला मैंने आपको बताया था विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, जो विधि का निर्माण करेगी। दूसरा अंग क्या होता है दोस्तों, वो मैंने आपको बताया था कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, विधायिका के द्वारा निर्मित विधियों का सामान्य जनता को पालन कराने का जो प्रतिनिधित्व होता है वह कार्यपालिका के ऊपर होता है, इसलिए यह देश की सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। उसके बाद तीसरा मैंने आपको बताया था दोस्तों न्यायपालिका यानी जुडिशियरी के बारे में। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा दोस्तों वह न्यायपालिका से ही संबंधित होगा, यानी कि न्यायपालिका के विषय को लेकर ही प्रारंभ होगा। तो अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं, विधायिका मैंने अभी प्रारंभ नहीं किया है दोस्तों, पर कार्यपालिका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पिछली 2 वीडियोस इसके लिए अपलोड की जा चुकी हैं। कार्यपालिका के संदर्भ में मैंने बताया था कार्यपालिका के 2 प्रारूप हैं, एक संघ की कार्यपालिका है और एक राज्य की कार्यपालिका है। संघ के कार्यपालिका का प्रारूप आपने अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के मध्य पढ़ा, और राज्य के कार्यपालिका का जो डिस्क्रिप्शन था वह 153 से लेकर 167 के मध्य पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा दोस्तों वह न्यायपालिका से संबंधित है। अब जान लीजिए न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, यह भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि हमें पढ़ना है न्यायपालिका। तो संविधान के 3 अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण शाखा है हमारी न्यायपालिका। होता क्या है कि विधायिका विधि का निर्माण करती है और कार्यपालिका उसकी विधि का पालन सामान्य जनता के द्वारा कराती है, उसके प्रतिनिधित्व करके कराती है। तो इन दोनों के बीच यदि मतभेद उत्पन्न हो जाए, किसी भी विषय को लेके इनके बीच एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उस स्थिति में इन दोनों का मतभेद दूर कौन करेगा, या इनके बीच हुए मतभेद को सुलझाने का कार्य कौन करेगा? तो इन दोनों के मतभेदों को सुलझाने का कार्य हमारी न्यायपालिका करती है। और दोस्तों, संघात्मक संविधान का जो मूल तत्व है वह संघ शक्ति और राज्य शक्ति का वर्गीकरण ही है। यानी कि यदि हम अगर कोई संघीय सरकार है और पूछा जाए संघीय सरकार के अंतर्गत जो संविधान प्रावधान है यानी संघीय संविधान, उसका मूल तत्व क्या है, तो संघीय संविधान का जो मूल तत्व होता है दोस्तों वह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का वर्गीकरण होता है। यदि अब राज्य को मिली शक्तियां और संघ की शक्तियां क्योंकि समान हो नहीं सकती हैं, तो अलग अलग होने स्वाभाविक सी बात है, और शक्तियों को लेकर यदि मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो देश को चलाएगी कैसे? क्योंकि अगर ये 2 ताकतें आपस में ही भिड़ जाएंगी तो देश की बागडोर तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच के मतभेद को दूर करने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, और न्यायपालिका को जो डिस्क्रिप्शन मिलता है दोस्तों, आज न्यायपालिका को भी 2 प्रारूपों में बांटा गया है, एक संघ की न्यायपालिका है और एक राज्य की न्यायपालिका है। तो आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वह हम संघ की न्यायपालिका पढ़ेंगे, ठीक है। और संघ की न्यायपालिका का जो डिस्क्रिप्शन मिलता है आपको वो अनुच्छेद 124 से लेके अनुच्छेद 147 तक मिलता है। तो आज का जो भी प्रावधान हम पढ़ेंगे वह संघ की न्यायपालिका को लेकर पढ़ेंगे। पर दोस्तों, न्याय होता क्या है यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि न्याय को सिर्फ सही या गलत में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। न्याय का यदि प्रारूप देखा जाए तो न्याय के 3 प्रारूप होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रारूप। ये तीनों प्रारूप को यदि किनारे कर दिया जाए तो एक चौथा प्रारूप बाद में जोड़ा गया, मानवीय प्रारूप, यानी कि आकस्मिकता की स्थिति में किस प्रकार का न्याय। तो न्याय के 4 प्रारूप होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय। तो इसी न्याय को हम न्यायपालिका के अंतर्गत पढ़ते हैं, और संविधान में जो चीजें वर्णित की गई हैं न्याय के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, उसी के संबंध में आज का हमारा टॉपिक चलने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को शेयर कर दें और जितने अधिक से अधिक लोगों को आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं जोड़िए दोस्तों, क्योंकि टॉपिक सभी मजेदार हैं और सबके सब टॉपिक्स एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं दोस्तों तो आपका भी दायित्व है कि आप मेहनत करें, क्योंकि सिलेक्शन
उन्हीं का होता है जो लगातार एग्जामिनेशंस के लिए जागरूक रहते हैं, हमेशा अपनी मेहनत किए रहते हैं, कभी थकते नहीं है दोस्तों। तो अगर आप थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आज का जो भी विषय हमारा चलेगा वो संघ की न्यायपालिका को लेकर चलेगा। और इससे पहले कार्यपालिका का दोनों डिस्क्रिप्शन, संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका, इसके वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, तो जुड़े रहिए आपके। और मैंने आपसे कहा था कि मैं हर अनुच्छेद स्पष्ट करूंगा दोस्तों, तो अगर आप गौर करें तो आधे से अधिक अनुच्छेद आपके क्लियर हो चुके हैं, बस 100 या 150 अनुच्छेद बचे हैं। उन सभी आर्टिकल्स को भी मैं क्लियर करूंगा जब मैं विधायी का प्रारंभ करूंगा। तो आज से हम अपना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हेडिंग डाल लीजिएगा, संघ की न्यायपालिका, यानी कि सेंट्रल जुडिशियरी, संघ की न्यायपालिका। तो इसका जो प्रावधान है दोस्तों संविधान में कहां से कहां तक किया गया है, आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक। इसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का पूरा प्रावधान अंतर्निर्दिष्ट कर दिया गया है। इसके बाहर संघ की कार्यपालिका का कोई प्रावधान मिलता नहीं है दोस्तों। तो देख लेते हैं कि संघ की कार्यपालिका का प्रावधान क्या हुआ, उद्गम कहां से हुआ, प्रारंभ कहां से हुआ। तो सबसे पहले हमारा आर्टिकल 124 आता है दोस्तों, क्योंकि आर्टिकल 124 ही हमें यह बताता है कि संघ की न्यायपालिका का प्रावधान क्या होगा, उसकी स्थापना का प्रकार क्या है, उसकी गठन का प्रारूप क्या है। तो यदि आप थोड़ा सा पीछे जाएं, सन 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, और उसी रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत सन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। लेकिन जो उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था कलकत्ता में, उसका अधिकार क्षेत्र सिर्फ उड़ीसा और बिहार तक ही सीमित था। अब उड़ीसा और बिहार के अतिरिक्त यदि किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को न्याय चाहिए और वह उच्चतम न्यायालय में न्याय के लिए अपील करे, तो उसके लिए प्रावधान बहुत कठिन होते थे। होता क्या था कि यदि उसे न्याय चाहिए तो दोनों पक्षों में, जिन दो पक्षों में विवाद हुआ है, उन दोनों की सहमति होनी चाहिए, तभी जाके उस उच्चतम न्यायालय में उनकी सुनवाई को सुना जाता था। तो यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन थी। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को सुधारा गया और भारत शासन अधिनियम 1935 जब पारित हुआ, तो उसी के प्रावधानों के आधार पर सर्वप्रथम 1937 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भारत में किया गया। और 28 जनवरी 1950 से हमारा उच्चतम न्यायालय अपने कार्यप्रणालियों के आधार पर कार्य करना प्रारंभ कर चुकी थी दोस्तों। तो यदि पूछा जाए आपसे एग्जामिनेशन में, कभी कभी एग्जामिनेशन में ये प्रश्न उठा लिए जाते हैं कि किस शासन अधिनियम के तहत भारत में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर वर्ष 1937 में किया गया। कार्य कब पूर्ण हुआ या कब से प्रारंभ हुआ, उच्चतम न्यायालय अपना कार्य प्रणाली कब से प्रारंभ किया, तो 28 जनवरी 1950। और इसमें से जो वन लीनियर क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वन वर्ड का, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि जो उच्चतम न्यायालय बना था वह सबसे पहले किस स्थान पर चला। तो जो सबसे पहला उच्चतम न्यायालय बना था वह चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में चला था, एक भवन था अंग्रेजों के द्वारा निर्मित, उसी में सबसे पहला उच्चतम न्यायालय चलाया गया था दोस्तों। तो हम प्रारंभ करते हैं अपने पहले आर्टिकल से, आर्टिकल 124। इसमें किसका प्रावधान है दोस्तों, तो इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। गठन के प्रावधान से संदर्भ यह है कि इसकी प्रणाली कितने स्तर पर कार्य करती है, यानी कि उच्चतम न्यायालय की प्रणाली पद्धति क्या है, उसका प्रावधान किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई, तो मैंने बताया भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर वर्ष 1937 में। और पूछा जाता है कि स्थापना कब हुआ और उसके बाद चलायमान कब से हुआ, यानी कि केस की सुनवाई कब से प्रारंभ हुई, तो 28 जनवरी 1950 से। इन चीजों को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, छोटे छोटे बात। तो आर्टिकल 124 में क्या लिखेंगे, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान कहां से मिलता है दोस्तों, हमें यह मिलता है हमें अनुच्छेद 124 से, स्थापना और गठन का प्रावधान। ठीक है, इतनी चीजों को नोट कर लीजिए। आर्टिकल 124 में किसका विवरण मिलता है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसके गठन का प्रावधान। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वप्रथम एक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया, जो कि कहां स्थित था, कलकत्ता में स्थित था, और उसका अधिकार क्षेत्र उड़ीसा और बिहार ही तक था। उड़ीसा और बिहार
के अलावा अन्य राज्यों से यदि लोगों की सुनवाई करनी होती थी तो दोस्तों दोनों लोगों की सहमति अनिवार्य थी। तो इसी के प्रावधानों को सुधार करके भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया था। ठीक है, इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, ये लिखवाने वाली चीजें नहीं है, बस मैं बता रहा हूं, आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, पर ये लिख लीजिएगा कि भारत में सर्वप्रथम संघीय न्यायालय का जो प्रावधान आया वो भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर वर्ष 1937 में प्रावधानित किया गया। यह जरूर नोट करिएगा, यह एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। और अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का उच्चतम न्यायालय सबसे पहले कहां चला या सब प्रारंभ कब हुआ, जो हाँ लिख लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए, या मैं लिख दे रहा हूं आप भी नोट कर लीजिए। स्वतंत्र भारत का उच्चतम न्यायालय, स्वतंत्र भारत का उच्चतम न्यायालय, स्वतंत्र भारत का उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 को संसद भवन, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, कहां पे, संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में प्रारंभ हुआ, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में प्रारंभ हुआ। इस बात को नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्वतंत्र भारत का उच्चतम न्यायालय कब से स्टार्ट हुआ, तो 28 जनवरी 1950 से। कहां पे, संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस से। यही है दोस्तों, संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम उच्चतम न्यायालय प्रारंभ हुआ। इस बात को नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। और अगर पूछा जाए, मान लीजिए एग्जामिनेशन चल ही रहा है और उच्चतम न्यायालय पढ़ ही रहे हैं, और अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्तमान परिसर में जो उच्चतम न्यायालय मौजूद है यह कब से चलना स्टार्ट हुआ, यानी कि वर्तमान परिसर में उच्चतम न्यायालय का संचालन कब से प्रारंभ हुआ, तो वर्तमान परिसर में इसका जो संचालन प्रारंभ हुआ दोस्तों वह भी नोट कर लीजिए। वर्तमान परिसर में संचालन, वर्तमान परिसर में संचालन वर्ष 1958 से, कब से, 1958 से स्टार्ट हुआ। 28 जनवरी 1950 को संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में इसका प्रारंभ हो चुका था, और जो वर्तमान परिसर है जहां पे उच्चतम न्यायालय स्थित है वहां पे इसका संचालन वर्ष 1958 से प्रारंभ हो गया था दोस्तों। तो इतनी चीजों को नोट कर लीजिए। में संचालन कब से प्रारंभ हो गया दोस्तों, वर्ष 1958 से। एक बार देख लेते हैं उच्चतम न्यायालय की स्तरीय प्रणाली क्या है। तो उच्चतम न्यायालय की प्रणाली देख लीजिए। उच्चतम न्यायालय दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय की पद्धति कितने स्तरीय है यह जानना इंपॉर्टेंट है। तो उच्चतम न्यायालय की जो पद्धति है दोस्तों वह त्रिस्तरीय है, यानी कि 3 स्तरों में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है, गठन किया गया है। पहला है जिला व सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, यह पहला स्तर है। दूसरा स्तर है दोस्तों उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। और तीसरा जो है दोस्तों वह है उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। तो यदि पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय की पद्धति क्या है, तो उच्चतम न्यायालय की पद्धति आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, त्रिस्तरीय पद्धति है। और त्रिस्तरीय यानी कि वो तीनों स्तर कौन कौन से हैं दोस्तों, तो उस तीनों स्तर को आप नोट कर लीजिए। पहला है जिला एवं सत्र न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय, और तीसरा है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की पद्धति त्रिस्तरीय है, जिला एवं सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 125। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि एक एक चीज आपकी स्पष्ट की जाएगी। कहीं भी कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपके कमेंट्स का पूरा जवाब आपको दे दिया जाएगा। या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके दोस्तों अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 125। जितनी भी चीजें एक्सप्लेन की जा रही है दोस्तों सब महत्वपूर्ण है, किसी को भी छोड़िएगा मत, और सारी वीडियोस को पूरा देखिएगा। आर्टिकल 125, अगला आर्टिकल दोस्तों आर्टिकल 125।
अब जैसे कि हमने आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान पढ़ा, उसी प्रकार अनुच्छेद 125 में यह बताया गया है कि जो उच्चतम न्यायालय में कार्य करने वाले न्यायाधीश हैं उनके वेतन का प्रावधान क्या होना चाहिए, उनका वेतमान क्या होना चाहिए, उसी का वर्णन अनुच्छेद 125 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए, न्यायाधीशों के वेतन आदि का प्रावधान, न्यायाधीशों के वेतन व अन्य व्ययों का प्रावधान, न्यायाधीशों के वेतन आदि का प्रावधान, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है दोस्तों? अनुच्छेद 125 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय में कार्य करने वाले न्यायाधीशों के वेतन आदि का प्रावधान कहां से प्राप्त होता है? अनुच्छेद 125 से। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 126। यदि आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 126 में किस चीज को समाहित किया गया है, तो दोस्तों सीधे सीधे आप लिख देंगे सीजेआई की नियुक्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होगा या न्यायमूर्ति होगा, वही उसकी नियुक्ति का प्रावधान क्या है, उसी का विवरण आपको मिलता है अनुच्छेद 126 के अंतर्गत। और आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है या न्यायमूर्ति होता है दोस्तों, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद 126 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 126 में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नियुक्ति का प्रावधान। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति का प्रावधान हमें कहां से प्राप्त होता है? अनुच्छेद 126 से। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ दोस्तों, अनुच्छेद 127 की तरफ। तो आर्टिकल 127 से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, जान लीजिए इसका प्रावधान क्या है। तो आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीशों यानी कि एड हॉक जजेस की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है कि एड हॉक जजेस की नियुक्ति कौन करेगा, उनकी पद्धति, कार्य पद्धति क्या होगी, वह किस संदर्भ में कार्य करेंगे, इन सभी बातों का जो पूर्ण विवरण है दोस्तों वही अनुच्छेद 127 के अंतर्गत दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है एड हॉक जजेस की नियुक्ति का प्रावधान, ठीक है, किन संदर्भों में एड हॉक जज की नियुक्ति की जाती है, इसी का विवरण अनुच्छेद 127 के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 127 में लिख लीजिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान, ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति की सलाह पर इनकी नियुक्ति सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया है? अनुच्छेद 127 में वर्णित किया गया है। अब देखते हैं अगले आर्टिकल को, आर्टिकल 128 अनुच्छेद 128 में। तो किन बातों का विवरण मिलेगा आपको अनुच्छेद 128 में? आपने अनुच्छेद 125 में पढ़ा कि न्यायाधीशों के वेतन आदि का प्रावधान, अनुच्छेद 126 में पढ़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति का प्रावधान, अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, वहीं पे आप अनुच्छेद 128 में पढ़ते हैं अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब ये अतिरिक्त न्यायाधीश क्या होते हैं यह भी जानना जरूरी है दोस्तों। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा यह भी जान लीजिए, क्योंकि यह भी कई बार पूछा जा चुका है। कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो अतिरिक्त न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है दोस्तों, वह राष्ट्रपति की सलाह पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वही अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और किस कारण से करता है? जब न्यायालय के कार्यभार बहुत अधिक हो जाते हैं, यानी मुकदमों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, उसको नॉर्मली कोर्ट के द्वारा सुलझाना आसान नहीं होता है, ऐसी स्थिति में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। और वह अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे चुनता है या किसे नियुक्त करता है? तो जो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहते हैं, जो रिटायर्ड हो चुके रहते हैं, उन्हें रिटायर्ड न्यायाधीशों को अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 129। जितनी बातें बता रहा हूं दोस्तों सब एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो किसी भी पॉइंट को आप छोड़िएगा नहीं।
अब अगर आर्टिकल 129 की बात की जाए दोस्तों, तो आर्टिकल 129 से उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता का प्रावधान प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि हर कार्यपालिका, चाहे आप कार्यपालिका की बात करें, विधायिका की बात करें या न्यायपालिका का, उनका एक आधिकारिक क्षेत्र होता है। आधिकारिक क्षेत्रों का अर्थ यह है कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत वह किसी भी प्रकार का प्रावधान कर सकते हैं। तो वही अधिकारिता अनुच्छेद 129 से प्रारंभ होती है उच्चतम न्यायालय की, और 134 तक विद्यमान रहती है। अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय का वर्णन किया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा, जिसमें वह समस्त मुकदमों की फाइलों को संग्रहित करेगा, और इसी के अंतर्गत जो लोग कोर्ट की अवमानना करते हैं या उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवमानना करते हैं, उनको उच्चतम न्यायालय स्वतः दंडित करेगा या स्वयं दंड प्रदान करेगा। जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि यदि कोर्ट की अवमानना कोई करता है तो उसके लिए एक अलग सजा का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार अभिलेख न्यायालय में इस बात को बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करता है या उसको मानने से इनकार करता है, तो उच्चतम न्यायालय खुद उसे दंडित करेगा। इसी की बात आपको अनुच्छेद 129 के अंतर्गत मिलती है। तो एक लिख लीजिए आप, अभिलेख न्यायालय की स्थापना, और इसी के साथ जो मैंने बोला है दोस्तों उसको भी नोट कर लीजिएगा, पहले इसे नहीं नोट कर लीजिए। अभिलेख न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कहां से मिलता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 129 से अभिलेख न्यायालय का प्रावधान हमें प्राप्त होता है। अभिलेख न्यायालय का प्रावधान या अभिलेख न्यायालय की स्थापना, ठीक है दोस्तों। तो अभिलेख न्यायालय की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 129 से मिलता है, और इसी के अंतर्गत यह बताया गया है कि यदि कोई उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करता है तो उच्चतम न्यायालय ऐसे व्यक्ति को स्वतः यानी स्वयं ही दंडित करेगा, उसे दंड प्रदान करेगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 130 अनुच्छेद 130। तो अनुच्छेद 130 में यह बताया गया है दोस्तों कि यदि किसी देश में यानी यदि भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है तो स्थान कौन सा होना चाहिए, किस स्थान पर वह उच्चतम न्यायालय होना चाहिए, मार्ग क्या होना चाहिए, ताकि वहां पे देश के सभी लोग आसानी से अप्रोच कर सकें, वहां पहुंच सकें और अपनी सुनवाई करवा सकें। इसीलिए उसके स्थान का प्रावधान यानी कि उस स्थान का उपबंध जो मिलता है वह हमें अनुच्छेद 130 के अंतर्गत मिलता है। तो इसके लिए नॉर्मली लिख लीजिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के स्थान का उपबंध कहां से मिलता है? अनुच्छेद 130 से। उच्चतम न्यायालय के स्थानों का उपबंध या स्थान का उपबंध, ठीक है दोस्तों। ये चीज नोट कर लीजिए कि अनुच्छेद 130 के अंतर्गत हमें यह पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय के स्थान का उपबंध क्या होना चाहिए, किस स्थान पर उच्चतम न्यायालय होना चाहिए, जिससे देश के सभी लोग आसानी से उस स्थान पर पहुंच सकें और अपनी सुनवाई करवा सकें। इसी का प्रावधान अनुच्छेद 130 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम इसके अगले अनुच्छेद की तरफ, अनुच्छेद 131। जितने भी अनुच्छेद हैं दोस्तों संघ की न्यायपालिका में सब महत्वपूर्ण हैं और सभी से प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए एक भी पॉइंट हमें मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में, चाहे जो हो जाए, ठीक है। और एक एक चीजें रट जानी चाहिए। वीडियोस को पूरा देखें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, शेयर करें वीडियोस को, तभी मजा आएगा दोस्तों पढ़ने में। इतने विस्तार से वैसे कोई बताता नहीं है, पर मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेक्शन दिलाना है। बस जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 131 अनुच्छेद 131 की तरफ। तो आर्टिकल 131 में किसका प्रावधान किया गया है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। तो आर्टिकल 131 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मतलब जो प्रारंभ होता है, जहां से उसके अधिकार क्षेत्र प्रारंभ होते हैं, वह किस क्षेत्र में सुनवाई कर सकता है, इसी का प्रावधान अनुच्छेद 131 के अंतर्गत किया गया है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो किन क्षेत्रों में इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है दोस्तों, उसको भी एक बार देख लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है।
तो बता दूं दोस्तों, जो उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वह 3 क्षेत्रों में है, यानी कि यह 3 मामलों में सुनवाई करने का पूरा अधिकार रखता है। ठीक है, मान लीजिए भारत को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, भारत के किसी अन्य राज्य को बी से रिप्रेजेंट कर दिया और शेष राज्यों को मैंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति ने भारत सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा किया, ठीक है, तो उस क्षेत्र में सुनवाई करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति, या फिर ऐसे कह सकते हैं, भारत का कोई एक या एक से अधिक राज्य, बी और सी एक से अधिक राज्य हुए, ए एक राज्य है, सी अन्य राज्य है, तो यदि भारत सरकार के खिलाफ एक राज्य या एक से अधिक राज्य मिलकर मुकदमा करते हैं, तो इस मुकदमे की सुनवाई का अधिकार किसके पास है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय के पास है। यही बताया गया है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का जो पहला प्रारूप है कि उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होगा। तो यह बताया गया है कि यदि भारत सरकार के खिलाफ एक राज्य या एक से अधिक राज्य मिलकर कोई मुकदमा करते हैं, तो उस मुकदमे की सुनवाई उच्चतम न्यायालय स्वयं करेगा। दूसरा क्या क्षेत्राधिकार है कि भारत सरकार और एक राज्य के ऊपर एक या एक से अधिक राज्य यदि मुकदमा करते हैं, तो उस क्षेत्र की सुनवाई का जो अधिकार है वह उच्चतम न्यायालय के पास है। ये भारत सरकार हो गया और ये एक राज्य हो गया। यदि भारत सरकार और एक राज्य के विरुद्ध में कई राज्य मुकदमा करते हैं, चाहे एक राज्य या एक से अधिक राज्य मुकदमा करते हैं, तो उस मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास है। याद रखिएगा, ए को मैंने क्या बताया दोस्तों? भारत सरकार। ठीक है, यदि भारत सरकार, और बी को मैंने एक राज्य बताया है और सी को मैंने अन्य राज्य बताया है। ठीक है, इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा, तभी चीज समझ पाएंगे। यदि भारत सरकार के खिलाफ एक राज्य या एक से अधिक राज्य मिलकर कोई मुकदमा करते हैं, तो उस पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय का है, वह स्वयं सुनवाई करेगा। यदि भारत सरकार के साथ एक राज्य, यानी भारत सरकार हो, उसके साथ एक राज्य हो, और उन दोनों के विरुद्ध एक या एक से अधिक राज्य मुकदमा करते हैं, तो ऐसे केस की सुनवाई का क्षेत्राधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास है। या फिर दोस्तों, एक राज्य के विरुद्ध में एक से अधिक राज्य, ठीक है, जैसे कोई राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के खिलाफ हिमाचल प्रदेश सरकार ने या अरुणाचल प्रदेश सरकार ने और तेलंगाना ने मिलकर एक मुकदमा फाइल कर दिया, तो एक राज्य के खिलाफ एक या एक से अधिक राज्य यदि कोई मुकदमा करते हैं, तो ऐसे मुकदमे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास है। बस यही है दोस्तों कि इसके उच्चतम न्यायालय का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वह 3 प्रारूपों में है कि यदि भारत सरकार के खिलाफ एक राज्य या एक से अधिक राज्य मिलकर मुकदमा करते हैं, तो ऐसे मुकदमे की सुनवाई का अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास। यदि भारत सरकार और एक राज्य के विरुद्ध एक या एक से अधिक राज्य मिलकर मुकदमा करते हैं, तो ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय को है। या फिर एक राज्य के विरुद्ध एक या एक से अधिक राज्य, कोई राज्य है उसके विरुद्ध में एक राज्य या एक से अधिक राज्य मुकदमा करते हैं, तो ऐसे मामले की सुनवाई करने का अधिकार किसको प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। बस इतनी ही चीजें हैं दोस्तों। तो यदि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्लियर हो गया हो तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों बस बातों को समझना है, ठीक है। यदि आपने बातों को समझ लिया तो कोई क्वेश्चन बच नहीं पाएगा, आप आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। बहुत ही आसान है अप्रोच करना, बहुत मुश्किल काम नहीं है। और जो अप्रोच कर लेते हैं दोस्तों वही सिलेक्शन लेते हैं, वही अपने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी अप्रोच क्वेश्चन की जड़ तक हो। आप अगर एग्जामिनेशन में बैठे तो किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रश्न पूछे, आपका कमांड हो और आप आसानी से उस प्रश्न को टच कर दें और आपका रिजल्ट बेहतर हो जाए। बस उसी के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, बस थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 132 यानी कि आर्टिकल 132। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि आर्टिकल 132 में किसका प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों अगर आर्टिकल 132 की बात की जाए
तो कुछ मामलों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को जो अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, यानी कि अगर अनुच्छेद 132 की बात की जाए तो यह अधिकार उच्चतम न्यायालय नागरिकों को देता है कि वह उच्चतम न्यायालय कुछ मामले में, जो बहुत ही रेयर मामले हैं, जो बहुत ही गंभीर मामले हैं, यदि उन मामलों का फैसला जिला न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय ना कर पाए तो उन मामलों के संदर्भ में सुनवाई करने का जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसी का विवरण हमारे अनुच्छेद 132 के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो इसके लिए नोट कर लीजिए, कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो अनुच्छेद 132 से लेकर 34 तक का प्रावधान है अपीलीय क्षेत्राधिकार में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 132 से लेके 134 तक अपीलीय क्षेत्राधिकार है और अपील करने का क्षेत्राधिकार जो भी होगा वह नागरिकों को प्राप्त होगा, क्योंकि नागरिक ही तो अपील करेगा जाके उच्चतम न्यायालय में कि सर हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या फिर मानवीय अधिकार हो, उन सब की समीक्षा के लिए वह कोर्ट जाएगा। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार नागरिकों को प्राप्त है और कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का जो विवरण मिलता है वो हमें अनुच्छेद 132 में मिलता है। अब देख लेते हैं कि ऐसे कौन से मामले होंगे जिनमें उच्चतम न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ 2 मामले हैं दोस्तों जिसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है। यदि पहले की बात की जाए कि पहला क्षेत्राधिकार क्या होगा, तो दोस्तों यदि किसी केस की सुनवाई बहुत लंबी जा रही हो, ठीक है, और वह जो मुकदमा है वह उच्च न्यायालय किसी अन्य राज्य के खिलाफ कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में मुकदमा काफ़ी लंबा चला जाए और राज्य सरकार से या उच्च न्यायालय से उसे उचित लाभ ना मिले, उसे इंसाफ ना मिले, तो ऐसे केस में वह उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा के उच्चतम न्यायालय से अपने इंसाफ की गुहार कर सकता है। दोस्तों उसी का प्रावधान पहले क्षेत्राधिकार में किया गया है। तो जो मैं लिख रहा हूं उसको नोट कर लीजिए। जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, यानी कि जिला न्यायालय ने कोई निर्णय सुना दिया है और उससे वह संतुष्ट नहीं है, तो जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, ठीक है दोस्तों, जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अब इंसान कहाँ जा सकता है? अब जिला न्यायालय ने अपना निर्णय सुना दिया तो इंसान या फिर उच्च न्यायालय जाएगा या फिर उच्चतम न्यायालय जाएगा। तो इस केस में उच्चतम न्यायालय में की गई निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में की गई अपील, उच्चतम न्यायालय में की गई अपील पर सुनवाई के लिए, अपील पर सुनवाई के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, उच्चतम न्यायालय में गुहार का प्रावधान, यानी कि या उच्चतम न्यायालय में अपील का प्रावधान, बस इतना ही है दोस्तों। इसको अगर नॉर्मली समझना चाहें कि मतलब बहुत लंबी लग रहा है जो मैंने बोला, तो इसको नॉर्मली ऐसे समझिए कि कोई केस चल रहा है जिसपे जिला न्यायालय ने अपना निर्णय सुना दिया है, लेकिन व्यक्ति जिला न्यायालय के निर्णय से खुश नहीं है, तो उसने अपील उच्च न्यायालय में किया और उच्च न्यायालय से भी उसे संतुष्टि नहीं मिली, उसे उचित इंसाफ नहीं मिला, तो वो उच्च न्यायालय में की गई अपील के आधार पर वह एक नोटिस उच्चतम न्यायालय में लगा सकता है, एक अपील कर सकता है उच्चतम न्यायालय में कि हमें जो न्याय प्राप्त हुआ है वह तर्क संगत नहीं है, वो हमारे संतुष्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए आप हमारी सुनवाई कर लीजिए। तो ऐसी अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 132 के अंतर्गत किया गया है। और जो दूसरा क्षेत्राधिकार है, तो दूसरा क्षेत्राधिकार जो है दोस्तों, उसमें यह बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो और जिला न्यायालय में सुनवाई चल रही हो, जिला न्यायालय की सुनवाई से जो निष्कर्ष आया वह उस व्यक्ति को मृत्युदंड हो गया,
यानी कि जिला न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुना दी, तो ऐसे कंडीशन में पहले इंसान उच्च न्यायालय उस दंड को रोकने के लिए अपील कर सकता है, और यदि उच्च न्यायालय भी उसको सही निर्णय नहीं दे सकती है तो उच्च न्यायालय में किए गए अपील को आधार बताकर वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में भी अपील कर सकता है और अपने दंड को प्रावधानित करने के लिए, रोकने के लिए एक अलग प्रयास कर सकता है। तो दो प्रयास हैं दोस्तों, दो क्षेत्राधिकार हैं। दूसरा भी नोट कर लीजिए, जो लिख रहा हूं उसको नोट करते हुए चलिए। यदि जिला न्यायालय में चल रहे मुकदमे, यदि जिला न्यायालय में, नोट करते हुए चलिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। यदि जिला न्यायालय में चल रहे मुकदमे, यदि जिला न्यायालय में चल रहे मुकदमे में उच्च न्यायालय ने अंतिम निर्णय, उच्च न्यायालय ने अंतिम निर्णय मृत्युदंड दिया हो, मृत्युदंड दिया हो, तो इस आधार पर, उच्चतम न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार, इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील का प्रावधान, अपील का प्रावधान। बहुत कुछ समझने वाली बात नहीं, बहुत ही छोटा सा टर्म है दोस्तों, लेंथी लग रहा होगा तो नॉर्मली समझिए। किसी व्यक्ति को जिला न्यायालय में चल रहा था मुकदमा, फांसी की सजा सुना दी गई, तो बंदे ने उच्च न्यायालय में अप्लाई किया कि हमारी सजा अनुचित है। अब उच्च न्यायालय ने भी उसे मृत्युदंड दे दिया, फांसी की सजा दे दी, तो क्या होगा? तो उसके लिए वह उच्चतम न्यायालय में भी एक बार गुहार लगा सकता है। इसी का प्रावधान आर्टिकल 132 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 32 में इन्हीं बातों का प्रावधान किया गया है दोस्तों। आइए अब बढ़ते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 132 की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगर टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी सभी बातों को सुना जाएगा और आपका पूरा सहयोग किया जाएगा आपके टॉपिक को क्लियर करने में। ठीक है, बस जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ रोज आपको नया मिलता ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो जितने अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ सकते हैं हमारे साथ, जोड़ते रहिए। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 133। अनुच्छेद 132 में अपीलीय क्षेत्राधिकार था। अब अनुच्छेद 133 में क्या है? तो सिविल विषयों से संबंधित अपीलीय क्षेत्राधिकार, सिविल विषयों से संबंधित। अब कहेंगे सर ये क्या है, तो अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, परेशान मत होइए। सिविल विषयों से संबंधित अपीलीय अधिकार, अपीलीय, अपीलीय का अर्थ अपील करने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखते हैं सरकारी कर्मचारी भी कई विवादों से ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो जैसे नौकरी के संबंधित में कोई विवाद चल रहा हो, किसी की नौकरी फंस गई हो, तो सिविल विषयों से संबंधित, नौकरशाही से संबंधित जितने भी विषयों का अपीलीय प्रावधान है, उसी का प्रावधान अनुच्छेद 133 के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 133 में बताया गया है कि सिविल विषयों से संबंधित अपीलीय प्रावधान अनुच्छेद 133 में समाहित है, जिस आधार पे कोई भी नौकरशाह अपने लिए सिक्योरिटी की गुहार उच्चतम न्यायालय में कर सकता है। इसी का प्रावधान अनुच्छेद 133 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 134। अनुच्छेद 134 में किसका प्रावधान किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय में जब भी आप दोस्तों किसी मुकदमे के लिए अपील करते हैं तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसको हम अपीलीय प्रमाण पत्र कहते हैं या अपील का प्रमाण पत्र कहते हैं साधारण शब्दों में। तो अनुच्छेद 134 में क्या बताया गया है? उच्चतम न्यायालय का अपील प्रमाण पत्र या उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलीय प्रमाण पत्र जारी करने का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 134 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, नोट कर लीजिए,
ये अभी तक वैसे पूछा नहीं गया है कभी भी। आप अगर एग्जामिनेशंस का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए पिछले 15 वर्षों में, आज तक अनुच्छेद 134 से नहीं पूछा गया, अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। लेकिन दोस्तों डिक्री का प्रावधान पूछा गया है, इसीलिए इस अनुच्छेद को एक बार देखते चलिएगा, ठीक है। जो वही प्रमाण पत्र जारी होता है उसे डिक्री ही कहते हैं। तो देख लीजिएगा, जो डिक्री से संबंधित प्रश्न है वो भी मैं बताऊंगा आपको कि कब पूछा गया है और उसका प्रावधान क्या है, ठीक है दोस्तों। तो नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आर्टिकल 135 की तरफ। तो दोस्तों आर्टिकल अगर 135 की बात की जाए तो जब भारत शासन अधिनियम 1935 नहीं प्रावधानित हुआ था, जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में, जब इसका प्रावधान नहीं था तो भारत में फेडरल न्यायालय चलते थे। अब आप कहेंगे सर फेडरल न्यायालय क्या होते हैं? तो फेडरल न्यायालय वह न्यायालय होते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स यानी संयुक्त राष्ट्र के नियमों के आधार पर विद्यमान हैं, ठीक है। तो ऐसे सभी न्यायालय जो संयुक्त राष्ट्र के न्यायालय पद्धति के अनुरूप चल रहे हों या सुनवाई कर रहे हों, उन सभी न्यायालय को फेडरल न्यायालय बोला जाता है। तो फेडरल न्यायालय के नियमों का प्रवर्तन करने का जो अधिकार है वह किसको प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय। जैसे हमारी जो न्यायालय पद्धति है वो कहीं ना कहीं विदेशों से प्रेरित है, तो उस पद्धति को सुधार करके एक नया नियम प्रावधानित करने का जो अधिकार प्राप्त है वह उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, और इसी का प्रावधान अनुच्छेद 135 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। तो लिख लीजिए, फेडरल न्यायालयों की शक्तियों, फेडरल न्यायालय की शक्तियों और नियमों, फेडरल न्यायालय के शक्तियों और नियमों को उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तन करने का अधिकार, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तन करने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 135 में है दोस्तों। एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा। प्रवर्तन करने का अधिकार, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 135 में क्या है? फेडरल न्यायालयों की शक्तियों और नियमों को उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तन करने का अधिकार। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 136। इससे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, आर्टिकल 136 से, क्योंकि इसी में एसपीएल स्पेशल लीव पिटीशन की बात की गई है दोस्तों, ठीक है। विशेष इजाजत से अपील, इसी का प्रावधान अनुच्छेद 136 में किया गया है, ठीक है। और इसी के आधार पे इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि विशेष इजाजत से अपील कोई साधारण प्रक्रम नहीं है दोस्तों, बहुत ही कठिन प्रक्रम है, इसलिए इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए लिख लेते हैं इसके बारे में क्या प्रावधान किया गया है। विशेष इजाजत से अपील, विशेष इजाजत से अपील, इसको इंग्लिश में SLP लिख लीजिए, इसका फुल फॉर्म स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है दोस्तों। विशेष इजाजत से अपील करने का जो अधिकार प्राप्त है वह अनुच्छेद 136 के अंतर्गत है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत आप अपीलीय प्रमाण पत्र ना होते हुए भी उच्चतम न्यायालय में सुनवाई करवा सकते हैं। यानी कि यदि आपके पास अपीलीय प्रमाण पत्र नहीं है, जब आपने उच्चतम न्यायालय में अपील किया था वह प्रमाण पत्र आपका खो गया है, ऐसे कंडीशन में आपके पास यदि अपीलीय प्रमाण पत्र नहीं है तो आप SLP यानी विशेष इजाजत से अपील लेकर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई करवा सकते हैं। इसी का प्रावधान अनुच्छेद 136 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, अगले अनुच्छेद की तरफ। अब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि एक एक अनुच्छेद कितना महत्वपूर्ण है और कितना जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए। तो एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, सभी को नोट करते हुए चलिए, ताकि एग्जामिनेशन का कोई भी प्रश्न दोस्तों बचने ना पाए। हमारा उद्देश्य क्या है? एग्जामिनेशन को कंप्लीट करना, खुद को प्रूफ करना कि हम हैं सबसे बेहतर, और उसी के लिए हम आगे भी बढ़ेंगे और हर संभव प्रयास भी करेंगे, ना रुकेंगे ना थकेंगे।
अगला है आर्टिकल दोस्तों, आर्टिकल 137। नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आर्टिकल 137 में क्या है दोस्तों, तो आर्टिकल 137 में उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रावधान किया गया है। यह अर्थात यदि उच्चतम न्यायालय ने कोई फैसला सुना दिया है और किसी व्यक्ति ने उस पर अपील किया कि एक बार आप पुनः सुनवाई कर लीजिए, तो वह उस मुकदमे की सुनवाई का जो निर्णय था उस पर पुनः विचार कर सकता है और सही निर्णय सुना सकता है, यदि उच्चतम न्यायालय को ऐसा आभास होता है। तो उच्चतम न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति का जो प्रावधान किया गया है वही अनुच्छेद 137 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। उसी को हम अनुच्छेद 137 के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसमें है दोस्तों, अनुच्छेद 137 में है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अपने सुनाए गए निर्णय पर परिवर्तन कर सकता है। इसी का प्रावधान किया गया है दोस्तों, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं आर्टिकल 138 की तरफ, अनुच्छेद 138 की तरफ, ठीक है, लिख लीजिए आर्टिकल 138। जितना विस्तार से मैं बता रहा हूं दोस्तों, कोई भी चैनल इतने विस्तार से बताएगा नहीं, इसलिए एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए, कोई भी मौका छूटना नहीं चाहिए। अब अनुच्छेद 138 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वह अपने आधिकारिक क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है अपने आवश्यकता के अनुरूप। यदि उच्चतम न्यायालय को अपने आधिकारिक क्षेत्र में वृद्धि करने की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय अपने आधिकारिकता को बढ़ा सकता है। उसी का प्रावधान 138 में किया गया है, तो लिख लीजिए उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता की वृद्धि का प्रावधान। उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता की वृद्धि का प्रावधान कहां से मिलता है दोस्तों, अनुच्छेद 138 से मिलता है। इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं आर्टिकल 139 की तरफ, और ये जान लीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 139 हर एग्जामिनेशन में इससे एक एक प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अनुच्छेद 139 एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से इतने प्रश्न पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। पिछले 15 वर्षों का कोई भी एग्जामिनेशन का सेट उठा के देखेंगे, अनुच्छेद 139 से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा, क्योंकि यही वह अनुच्छेद है जिसके द्वारा यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों, तो आप उच्चतम न्यायालय रिट जारी करके सही न्याय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि उच्चतम न्यायालय के रिट जारी करने का जो भी प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 139 के अंतर्गत किया गया है। और यदि राज्य किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करती है तो अनुच्छेद 32 के आधार पर वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वह व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपनी अपील कर सकता है, ताकि उसको सही अधिकार प्राप्त हो सके। उसके मूल अधिकार का जो हनन हो रहा है, राज्य उसके उस अधिकार का हनन ना करे। आपको याद होगा 1968 में जो हिमाचल प्रदेश का मामला था दोस्तों, जिसमें एक वृद्ध महिला के सड़क घर को जबरन छीन लिया गया था सड़क निर्माण कराने के लिए। उस मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने उसको पूरे मुआवजे देने का प्रावधान किया, तो वहां पे उसके मूल अधिकार का हनन हो रहा था, तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके उसने यह प्रावधान उच्चतम न्यायालय में अपील किया और उसको सही न्याय प्राप्त हुआ दोस्तों। तो अनुच्छेद 139 में किस बात का प्रावधान किया गया है, तो उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 139 में उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किया गया है। रिट जारी करने का प्रावधान उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान। इसमें होता क्या है दोस्तों, यदि राज्य सरकार किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करती है तो
तो वह भारत के संविधान में वर्णित अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके उच्च न्यायालय में अपने अधिकार हनन की सुनवाई के लिए अपील कर सकता है। इसी का प्रावधान अनुच्छेद 139 में किया गया है। अब बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय कितने रिट जारी कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय कुल 5 रिट जारी करता है आपके मूल अधिकार के हनन को रोकने के लिए दोस्तों। ठीक है, अब वही हम पांचों नोट कर लेंगे और इन पांचों रिटों के बारे में विस्तृत रूप से जो हम वर्णन करेंगे दोस्तों वो अपनी अगली वीडियो में कर देंगे, सिर्फ इन 5 रिटों के बारे में, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो रिट जारी किया जाता है दोस्तों उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण कई बार आपको एग्जामिनेशन में रिट जारी करने का प्रावधान तो पूछ लिया जाता है, पर आपको पूरी चीजें इंग्लिश में मिलती हैं, हिंदी में लिखी हुई नहीं मिलती हैं। तो आप कहेंगे सर अब इंग्लिश में मीनिंग बता दीजिए। तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस बोला जाता है। हैबियस कॉर्पस क्या बोला जाता है? हैबियस कॉर्पस, या किसको बोला जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोला जाता है। दूसरा है दोस्तों परमादेश रिट, यानी परम आदेश, ऐसा आदेश जो सबसे बेहतर है, सबसे उच्च है, उसी को बोलते हैं परमादेश, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैंडामस। मैंडामस, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, दूसरा है परमादेश मैंडामस, और तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। तीसरा है दोस्तों प्रतिषेध। प्रतिषेध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रतिषेध को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन। नोट करते चलिए, इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चौथा क्या है? तो चौथा है उत्प्रेषण लेख। चौथा क्या है? उत्प्रेषण लेख। इसको बोलते हैं रिट ऑफ सर्टियोररी। रिट ऑफ सर्टियोररी। नोट कर लीजिए दोस्तों। रिट ऑफ सर्टियोररी, ठीक है। और पांचवा क्या है दोस्तों? तो पांचवा सबसे अधिक प्रचलित है अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्यू वारंटो, ठीक है। और इससे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए। इंग्लिश मीनिंग क्यू वारंटो, ठीक है। ये 5 प्रकार के रिट हैं जो उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्टियोररी और क्यू वारंटो। ये 5 रिट हैं जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी की जाती हैं दोस्तों। नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल 140 की तरफ। दोस्तों अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जरूर बोल दें, ताकि मैं जब भी अगली वीडियो अपनी अपलोड करूं उसमें आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं दोस्तों, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद 140 आर्टिकल 140। तो अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय के अनुषंगिक शक्तियों का प्रावधान किया गया है। उसकी कुछ ऐसी शक्तियां जिसके लिए वह पूरे देश पर शक्तियों के विद्यमान शक्तियों के निषेध को प्रवर्तित कर सकता है। तो अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय के, नोट कर लीजिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों का विवरण दिया गया है। उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियां, ठीक है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों का प्रावधान किसमें मिलता है? अनुच्छेद 140 के अंतर्गत मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 में किस विषय का प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 141 में बताया गया है कि जो भी आदेश उच्चतम न्यायालय पारित करेगा उसको मानने के लिए देश के अंदर स्थित समस्त न्यायालय प्रतिबद्ध हैं, चाहे वह उच्च न्यायालय हो गए या जिला न्यायालय हो गए, ठीक है दोस्तों। तो उच्चतम न्यायालय के आदेशों को, उच्चतम
न्यायालय के आदेश को मानने के लिए, उच्चतम न्यायालय के आदेश को मानने के लिए समस्त न्यायालयों का आबद्धकर होना, समस्त न्यायालयों का आबद्ध होना किसमें मिलता है दोस्तों? अनुच्छेद 141 में। आबद्ध होना किसमें प्रावधान किया गया है दोस्तों? इसका अनुच्छेद 141 के अंतर्गत। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले आर्टिकल अनुच्छेद 142 की तरफ। कुछ भी छूटने ना पाए दोस्तों। अनुच्छेद 142 में किसका प्रावधान किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों के प्रवर्तन का। मैंने अभी बताया ना, जो अपीलीय प्रमाण पत्र होता है उसको डिक्री का प्रावधान भी कहते हैं, उसे डिक्री भी कहते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के डिक्रियों के प्रवर्जन का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन, डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन, आदेशों का प्रवर्तन और प्रत्यक्षीकरण दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ, अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 आप कभी मत भूलिएगा। अगर आप अनुच्छेद 143 के अंकों पे ध्यान दें तो 143 ये किसका सिंबल है? 143 आपको पता होगा। 143 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है इसको आप अच्छे से जानते हैं। तो अनुच्छेद 143 जिस तरह खुद को परिभाषित करता है उसी आधार पे इसमें जो बातें वर्णित की गई हैं वो उसी तरह प्रासंगिक है दोस्तों। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है। यानी कि यदि बात लोकहित की हो तो राष्ट्रपति भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। यानी कि उस सलाह को मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। तो आप अनुच्छेद 143 में लिख सकते हैं सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय लोकहित के मामले में राष्ट्रपति को सलाह व मशवरा प्रदान करेगा, लेकिन राष्ट्रपति उस मामले को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। अभी हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर मामले का जो विवाद था, इसके मामले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बात की थी, पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुझाए गए मशवरे को उन्होंने नहीं माना था और वह मामला काफ़ी लंबा हुआ और अब वर्तमान में राम मंदिर का निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 में सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 144 की तरफ दोस्तों, नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 144 की बात की जाए दोस्तों तो इसमें बताया गया है सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा, सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय के सुनवाई में सहयोग करने का प्रावधान। यानी कि जो सिविल नौकरशाह होंगे, ठीक है, या जो न्यायिक प्राधिकारी होंगे, प्राधिकारी कौन होते हैं ये मैं पहले बता चुका हूं। सिविल और न्यायिक प्राधिकारी जो भी होंगे दोस्तों, वह सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के सुनवाई में सहयोग प्रदान करेंगे, चाहे वह पुलिस विभाग हो गया या ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जो भी होगा दोस्तों, जो भी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी होगा वह उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहियों में, सुनवाइयों में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, कोई उसके लिए मना नहीं कर सकता दोस्तों। इसी का प्रावधान अनुच्छेद 144 के अंतर्गत किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। नोट कर लीजिए दोस्तों, कुछ छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर कुछ छूटा तो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन भी कहेगा
बाय बाय टाटा। तो बस बचिए उससे, ठीक है, ताकि कुछ छूटे ना दोस्तों। और जुड़े रहिए और लोगों को इसी तरह जोड़ते रहिए, ताकि अच्छी अच्छी चीजें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 145 की तरफ दोस्तों। तो अनुच्छेद 145 में किसका प्रावधान किया गया है जान लीजिए। न्यायालय किस प्रकार से संचालित किया जाएगा, न्यायालय की टाइमिंग क्या होगी, किस समय खुलेगा, किस समय बंद होगा, किस अवसर पर, किस उपलक्ष्य पर खुलेगा, बंद होगा, इसका प्रावधान यानी कि न्यायालय के नियम आदि का प्रावधान जो किया गया है वह अनुच्छेद 145 में किया गया है। लिख लीजिए इसको, न्यायालय के नियम आदि का प्रावधान किसमें किया गया है, अनुच्छेद 145 में किया गया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 146। तो आर्टिकल 146 में क्या बताया गया है दोस्तों। जैसे हमने आर्टिकल 125 में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनके वेतन आदि का प्रावधान पढ़ा था। उसी प्रकार से जो उच्चतम न्यायालय के शेष कर्मचारी हैं, जो सेवक हैं उच्चतम न्यायालय के, उनका वेतन क्या होगा, उनका वेतनमान क्या होगा, उसका प्रावधान किसमें किया गया है, अनुच्छेद 146 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। तो नोट कर लीजिए इस बात को, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवकों के वेतनमान का प्रावधान लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों के वेतन आदि का प्रावधान, वेतन आदि का प्रावधान कहां से मिलता है, अनुच्छेद 146 से मिलता है। अब लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो संघ की न्यायपालिका का लास्ट आर्टिकल है दोस्तों, अनुच्छेद 147। तो अनुच्छेद 147 में किस बात का डिस्क्रिप्शन दिया गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 124 से लेके अनुच्छेद 146 तक जिन बातों को आपने पढ़ा संघ की न्यायपालिका के अंतर्गत, उसी बातों का निर्वचन किया गया है। उन्हीं के बातों के महत्व को समझाया गया है कि न्यायिक प्राधिकारी कौन होंगे, सिविल प्राधिकारी कौन होंगे, सिविल विषय कौन से होंगे, डिक्रियां क्या होंगी, अपीलीय प्रमाण पत्र क्या होगा, इन सभी बातों का निर्वचन किया गया है किसमें, अनुच्छेद 147 में। यानी कि उच्चतम न्यायालय या संघ के न्यायालय से संबंधित जितने भी मामले हैं उन सभी का निर्वचन किया गया है अनुच्छेद 147 के अंतर्गत। तो यह पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया दोस्तों आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक, जिसके अंतर्गत संघ की न्यायपालिका का पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और हमारे साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।